हेलो दोस्तों, वादा है हमारा कि लो तक एक्सेस आपका बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको लो तक एक्सेस करवाया जाए। और इसीलिए आपका स्वागत है लो एक्सेस इंस्टीट्यूट में। आज हम करार के लिए सक्षम व्यक्ति क्या होता है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ क्या होती हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेजेस क्या होती हैं कि कोई व्यक्ति प्रपोज़ल करता है और जब वो प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस हो जाता है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो वो प्रोमिस बन जाता है, वचन बन जाता है। और वही वचन जब कंसिडरेशन के लिए किया जाता है तो हर वचन जो प्रतिफल के लिए किया जाता है करार कहलाता है। और करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये तो किसी एग्रीमेंट की स्टेजेस होती हैं। तो सेक्शन 2H जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देता है कि हर करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाता है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टेजेस हो गई। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से करार संविदा हैं? तो सभी करार संविदा हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अगर सभी करार संविदा हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों और इसके पश्चात एतद द्वारा उन्हें अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे सभी करार संविदा कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए स्टेजेस की बात करें तो ए ने बी को कोई प्रपोजल दिया है, बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, प्रस्तावना की है, प्रपोजल दिया है और बी ने उसका क्या कर लिया है, प्रतिग्रहण कर लिया है। तो जैसे ही कोई वचन प्रतिग्रहण किया जाता है, प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, वचन बन जाता है। और यही वचन अगर प्रतिफल के लिए हैं, कंसिडरेशन के लिए हैं, तो ये क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, करार बन जाता है। और हर वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय, 2H क्या कहती है, हर वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, संविदा कहलाती हैं। तो हर करार संविदा नहीं है लेकिन हर संविदा करार होती है दोस्तों, है ना। तो हर वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाता है, लेकिन हर संविदा करार नहीं होती हैं। अब कौन कौन से करार संविदा हैं उसके बारे में अपने को चलना पड़ेगा सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 कहता है व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से करार संविदा हैं। तो ये कहता है कि सभी करार संविदाएं हैं यदि वे कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बीच में किए गए हैं, संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार के द्वारा किए गए हैं। तो सक्षम पक्षकार किसे कहेंगे यही इस वीडियो में हम समझेंगे, है ना। तो देखते हैं सक्षम पक्षकार कौन है दोस्तों। तो धारा 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 11 है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बारे में, सक्षम पक्षकार के बारे में बात करती हैं। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के लिए कौन सक्षम पक्षकार हैं। तो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट who is in of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by law to which he is subject। तो हर वह व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जिस विधि के वह अधीन है, वो उस विधि के अधीन वयस्क हों, है ना, स्वस्थ चित्त हों और एतद द्वारा संविदा करने से लिए उसे निर्हरित घोषित ना किया गया हो। 3 बातें आई हैं इसमें दोस्तों, वयस्क, स्वस्थ चित्त और स्वस्थ चित्त और संविदा करने से निर्हरित, संविदा करने से निर्हरित घोषित ना किया गया हूँ। तो मेजॉरिटी की एज जो है अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं और अलग अलग लॉज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। जनरली एज वयस्कता अधिनियम के अकॉर्डिंग वयस्कता की एज जो है 18 साल हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो उस कंडीशन में एज ऑफ मेजॉरिटी 21 हो जाएगी। स्वस्थ चित्त किसे कहते हैं वो धारा 12 में बताया गया है। वो संविदा करने से निर्हरित घोषित ना किया गया। मान लो कोई दिवालिया घोषित कर दिया है किसी विधि के अकॉर्डिंग, तो वो दिवालिया संविदा करने से निर्हरित घोषित कर दिया गया है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो वो हर व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। हर ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है, जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है, प्राप्तव्य हों, मेजर हों और जो स्वस्थ चित्त हों। स्वस्थ चित्त का मतलब होता है दोस्तों जो पागल ना हो, जड़ ना हो, जो सोचने समझने की क्षमता रखता हो, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ चित्त कहा जाता है।
तो जो स्वस्थ चित्त हों, वो जो विधि के द्वारा जिसके वह अधीन है, संविदा करने से निर्हरित घोषित ना किया गया हो। अगर किसी विधि ने किसी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया है, उसको छोड़कर हर एक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। अब सवाल उठता है कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, वयस्कता की आयु क्या है। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 में वयस्कता की आयु 18 वर्ष है, परंतु जब किसी अवयस्क के लिए या उसकी संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक या गार्जियन नियुक्त किया जाता है तो वयस्कता की आयु फिर बढ़कर 21 वर्ष हो जाती है दोस्तों। फिर बात करते हैं अवयस्क के करार की प्रकृति क्या है। कोर्ट ने या न्यायालय ने या विधि ने अवयस्क को संविदा करने से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया है कि कोई भी अवयस्क व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से या 21 साल से कम है वो संविदा करने से असमर्थ घोषित कर दिया गया है। लेकिन किसी व्यक्ति ने 18 साल से कम आयु की एज में होते हुए भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो उसी के बारे में बात करता है आपका अवयस्क के करार की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष प्रिवी काउंसिल 1903 का मामला है। इसमें क्या है, वादी जो एक अवयस्क था, है ना, अपनी संपत्ति बंधक रखकर 20,000 रुपये का ऋण साहूकार धर्मदास घोष से लेना था उसने, है ना। ए जो एक नाम का व्यक्ति है, ये क्या है, माइनर है, ठीक है। और माइनॉरिटी की एज है इसकी मान लो 16 साल की एज में ये साहूकार जो है धर्मदास घोष के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, डी के साथ, ठीक है। और अपनी एक प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर, है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में मॉर्गेज को आप क्या कहते हो, लीज पर रखकर, गिरवी रखकर इस प्रॉपर्टी को से ये 20,000 रुपये का लोन लेना चाह रहा है। ऐसा एग्रीमेंट इसने डी के साथ कर लिया है, धर्मोदास घोष के साथ कर लिया है। और इसने 8,000 रुपये एडवांस ले लिए हैं और 12,000 रुपये अभी लेने बाकी थे। इसी दौरान 8,000 ले लिए और बाकी लेना था। इसी बीच इसकी संरक्षिका या गार्जियन ए की, है ना, संरक्षिका मोहरी बीबी ने संविदा को शून्य करवाने के लिए वाद संस्थित किया, क्योंकि अवयस्क के साथ किया गया करार शून्य होता है ना। तो इस ए की संरक्षिका थी, है ना, इसकी गार्जियन थी मोहरी बीबी। उस मोहरी बीबी ने इस एग्रीमेंट को इस आधार पर कि माइनर के साथ किया गया करार क्या है, वैलिड नहीं है, शून्य होता है, इस आधार पर इसे शून्य डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट में सूट फाइल किया। तो धर्मोदास घोष जो हैं प्रतिवादी, धर्मोदास घोष ने धारा 64, है ना, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 64 है, वो बात करती हैं साम्या के सिद्धांत के बारे में, लॉ ऑफ इक्विटी के बारे में, कि यहाँ पर इस माइनर ने अपनी एज को झूठी बताकर मैं धर्मोदास के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ऑलरेडी 8,000 रुपये इनसे उधार ले लिए हैं। तो मुझे जब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर किया जा रहा है, शून्य घोषित करवाया जा रहा है, तब वो 8,000 रुपये और इन पे इंटरेस्ट सहित सेक्शन 64 की कोई भी शून्यकरणीय संविदा है तो उसको शून्य डिक्लेयर करवाने पर जो अमाउंट एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से लिया था उसे ब्याज सहित लौटाया जाए, या लौटाने के बारे में सेक्शन 64 बात करता है। तो प्रतिवादी ने भी धारा 64 शून्यकरणीय संविदा के तहत अग्रिम रुपए, है ना, जो एडवांस मनी दी थी वो प्लस ब्याज वसूली के लिए तर्क लिया, है ना, और शून्य करार माना गया। तो न्यायालय ने कहा कि ये शून्यकरणीय करार नहीं है, अपितु वॉइड एब इनिशियो है, प्रारंभ से ही शून्य है, इसलिए आप ना तो वो एडवांस जो आपने पैसे दिए थे ना ही उस पर इंटरेस्ट वसूल करने के हकदार हों। तो फिर धर्मदास घोष ने तर्क दिया कि मुझे 65 के अकॉर्डिंग शून्य है, तो 65 के अकॉर्डिंग जो मैंने अमाउंट दिया है एडवांस में 8,000 रुपये, वो लौटाने का आदेश दिया जाए। तो न्यायालय का कहना था कि ना तो ये धारा 65 के अंतर्गत आता है, ना ही धारा 64 के अंदर आता है। ऐसा करार आरंभतः शून्य है, वॉइड एब इनिशियो है, इसलिए आपकी कोर्ट इसमें कोई मदद नहीं कर सकती है ना। कोर्ट ने कहा कि करार आपका वॉइड एब इनिशियो है, इसलिए आपकी हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और यहीं से प्रिंसिपल निकल कर आया है, अवयस्क के साथ किया गया करार प्रारंभतः शून्य होता है। फिर 1928 में, ये तो 1903 का मामला था आपका मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का। इसी के बाद 1928 में एक मामला आता है खानगुल
वर्सेस लाखा सिंह का, लाहौर हाईकोर्ट का ये फैसला है खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। इसमें एक अवयस्क ने 17,500 रुपये लेकर ज़मीन बेचने का करार किया, है ना, माइनर था और उस माइनर ने 17,500 रुपये लेकर अपनी जो एक प्रॉपर्टी थी, एक लैंड थी, भूमि थी, उसे बेचने का एग्रीमेंट किया। आयु के बारे में उसने झूठ बोलकर करार किया। उसकी एज दोस्तों 17 साल थी, लेकिन उसने अपनी एज जो है 19 साल बताई। तो अपनी एज के बारे में झूठ बोलकर उसने करार किया, आयु के बारे में झूठ बोलकर करार किया, किंतु बाद में सही आयु बताकर ना तो ज़मीन देना चाहता था और ना ही पैसा, है ना। इसने ए ने, जिसकी एज वास्तव में 17 साल थी, कितनी बताई, 19 साल, और बी से इस ए की प्रॉपर्टी है वो 17,500 रुपये में बेचने का एग्रीमेंट करते हुए इससे 17,500 रुपये ले लिए। लेकिन बाद में जैसे ही पैसे बी के हाथ में आते हैं, ना तो ये पैसे लौटा रहा है और ना ही ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, और कह रहा है कि जिस समय मैंने एग्रीमेंट किया था उस समय में माइनर था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है एब इनिशियो वॉइड है ना। किंतु बाद में सही आयु बताकर ना तो ज़मीन देना चाहता था और ना ही पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 1877 है, उसकी धारा 41 लागू नहीं होती है, क्योंकि अवयस्क ने विखंडन का दावा नहीं किया था, और प्रत्यास्थापना धन के विषय में लागू नहीं होगी। परंतु लाहौर हाईकोर्ट ने यह उचित नहीं माना कि इस प्रकार के अवयस्कों को पैसा रखने दिया जाए और निर्णित किया जाए कि प्रत्यास्थापन धन पर भी लागू होता है। जनरली आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आज है 1963 का, लेकिन इस केस के समय 1928 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका लागू होता था 1964 का, और उसके सेक्शन 1877 था, और इसका सेक्शन आपका 41 वो बात करता था कि अगर किसी अवयस्क ने अपनी एज के बारे में झूठा कोई दावा करके उस संविदा को विखंडन करवाना चाहता है, तो उसने जो भी धन या रकम ली है उसे वापस, तो उसने क्या किया, जहाँ पर भी ऐसा अवयस्क जिसने अपनी एज के बारे में झूठा दावा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अगर वही उस कॉन्ट्रैक्ट को विखंडन करवाना चाहता है, शून्य डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो उसे धारा 41 के तहत जो उसने फ़ायदा उठाया है उस एग्रीमेंट के तहत, उसे लौटाने का आदेश दिया जा सकता है। ये प्रत्यास्थापन का सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन ये रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापन का सिद्धांत है धन के मामले में लागू नहीं होता है ना। ये कहा गया है आपके खानगुल वर्सेस लाखा सिंह के मामले में। लेकिन इसी हाईकोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा है कि प्रत्यास्थापन का सिद्धांत जनरली धन के मामले में लागू नहीं होता है, परंतु लाहौर हाईकोर्ट ने यह उचित नहीं माना कि इस प्रकार के अवयस्कों को पैसा रखना दिया जा रहा है, तो यहाँ एक प्रकार से अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है, और निर्णित किया गया कि प्रत्यास्थापन का जो सिद्धांत है वो धन के मामलों में भी, मनी केसेस में भी लागू होना चाहिए। और इसी के बाद आपके विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आ गया, और इसमें कहा गया है प्रत्यास्थापन का सिद्धांत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 33 में है। इस धारा का निष्कर्ष इस प्रकार है कि जब कोई शून्य या शून्यकरणीय संविदा किसी पक्षकार की प्रार्थना पर रद्द की जाती है, तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि जो फ़ायदा उसने लिया है उसे वापस कर दें या न्यायोचित प्रतिकर दे दिया जाए। जब कोई प्रतिवादी सफलता से किसी मुकदमे में यह कहता है कि उसके अक्षम होने के कारण उसकी संविदा शून्य थी, तो यदि उसने कोई फ़ायदा प्राप्त किया है वह वापस करना होगा, परंतु उस सीमा तक जहां तक उसे या उसकी संपत्ति को कोई लाभ प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि जो माल या धन उसने पाया है, यदि उसका प्रयोग उसके व्यक्तिगत भले या संपत्ति के भले के लिए हुआ है, तो उसे वापस देना पड़ेगा। ये रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 में अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन उसी सीमा तक जिस सीमा तक उस धन से या उस व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को फ़ायदा हुआ है, उसी सीमा तक रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत जो है यहाँ पर लागू होता है। फिर जगन्नाथ सिंह वर्सेस लालता प्रसाद 1909, जब अवयस्क व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर दूसरे को संपत्ति बेचता है
और ऐसा व्यक्ति यदि संपत्ति वापस लेना चाहता है तो उसने जो कुछ भी उसके बदले में लिया है उसे लौटाना होगा। दोस्तों यही जगन्नाथ सिंह वर्सेस लालता प्रसाद में अवधारित किया गया है। तो अवयस्क के करार के परिणाम क्या होंगे? क्या अवयस्क के विरुद्ध स्टॉपल लागू होगा, है ना, क्योंकि उसने झूठ बोलकर अपनी आयु के बारे में झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो क्या यहाँ पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू हो जाएगा कि एक बार व्यक्ति ने जो बात कर दी है, एक बार कोई बात कही है, एक बार वचन किया है और उसी वचन पर विश्वास करके दूसरे व्यक्ति ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है ना, तो क्या यहाँ पर स्टॉपल का सिद्धांत, विबंध का सिद्धांत लागू होगा अवयस्क के विरुद्ध? तो जनरली अवयस्क के विरुद्ध विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर। संविदा तथा संविदा संबंधी दुष्कृति के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी एंड टोर्ट में भी उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है, टोर्ट के लिए भी उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। और प्रत्यास्थापन का सिद्धांत यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 में कुछ सीमा तक लागू होता है। क्या अवयस्क अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन कर सकता है, अनुसमर्थन कर सकता है? तो नहीं, अनुसमर्थन नहीं कर सकता है। मान लो किसी माइनर ने 16 की एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो क्या वो 18 की एज में उस कॉन्ट्रैक्ट को अनुसमर्थित कर सकता है कि हाँ मैंने जो 16 की एज में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन अब 18 की एज में उसी एग्रीमेंट का मैं अनुसमर्थन करता हूँ? तो ये अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माइनर द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, इसलिए इसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। हालांकि 18 की एज में वापस दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है, लेकिन माइनॉरिटी के दौरान किए गए कॉन्ट्रैक्ट का अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक आध सेक्शन और इसके साथ देख लेते हैं। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑन हिज अकाउंट। संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई वस्तुओं के लिए दावा। जनरली कोई व्यक्ति अगर पागल हैं, अवयस्क हैं, तो वो संविदा करने में असमर्थ माना जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 68। सेक्शन 68 में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संविदा करने में असमर्थ हैं, उस व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा, है ना, या तो पागल व्यक्ति को जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई किया है, तो ऐसी वस्तुएं या तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी से वसूली जा सकती हैं, या ऐसे व्यक्ति अगर पागल हैं और उस पागल व्यक्ति की पत्नी या बच्चों को जीवन में उनकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई किया है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है। ये सेक्शन 11 का एक्सेप्शन है, अपवाद है, और इसको कल्प संविदा या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो पक्षकार का मेजर होना आवश्यक है, और यहाँ पर अवयस्क व्यक्ति की स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का या पागल व्यक्ति की स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का या पागल व्यक्ति की पत्नी या बच्चों की आवश्यक स्थिति के अकॉर्डिंग आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई किया है, तो वो आप उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हो। सेक्शन 68 इसके बारे में बात करता है। अब सवाल उठता है कि स्वस्थ चित्त किसे कहते हैं, है ना, साउंड माइंड किसे कहते हैं? तो संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त क्या है, इसके बारे में धारा 12 में बताया गया है। वॉट इज़ ए साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द time when he makes it he is capable to understand it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्त निर्णय लेने में अगर सक्षम है, तो वो संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त माना जाता है। ए पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड में मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। जब वो स्वस्थ चित्त हों, जो व्यक्ति प्रायः विकृत चित्त रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थ चित्त हो जाता है, जब वह स्वस्थ चित्त हो तब वह संविदा कर सकता है। ए पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ अनसाउंड माइंड। पागल खाने का रोगी जो अंतरालों में स्वस्थ चित्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, और
ठीक थोड़े समय बाद उसको पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। तो जिन अंतरालों में वो स्वस्थचित्त हैं वो संविदा कर सकेगा। कोई ज्वर से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं और उस बुखार के कारण वो उस संविदा पर उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और परिणामों को समझने में सक्षम नहीं है, तो जिस समय वह ज्वर से पीड़ित हैं उस समय वो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है। एक ड्रंकन पर्सन जो नशे की हालत में है और नशे के कारण के समय वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको समझने में वो सक्षम नहीं होता है। इसके कारण उसे भी अनसाउंड माइंड का माना जाता है और एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा किए गए एग्रीमेंट के जैसे ही सेम इफेक्ट एक ड्रंकन पर्सन या नशे की हालत में किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए परिणाम का होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।